हेलो फ्रेंड। आज हम मॉडर्न इंडिया का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बंगाल के नवाब को डीपली अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हों यहाँ से वो दिख जाए, चाहे वो यूपीएससी हो या ऑल पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या झारखंड या उत्तराखंड एमपीपीसीएस, राजस्थान, जितने भी है पीसीएस, वहाँ से भी यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में आप लोग को मिल जाए। शुरू करते हैं। बंगाल वर्तमान समय में जो बंगाल था वो आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, झारखंड का सम्मिलित रूप था। मुगल काल में बंगाल सबसे संपन्न प्रदेश था, चाहे वो कृषि हो या व्यापार हो। यही कारण था कि इसे 18वीं शताब्दी में भारत का स्वर्ग कहा जाता था। व्यापार भारत के कुल निर्यात का 60% बंगाल से होता था, जिसमें सूती वस्त्र, कच्चा रेशम, रेशमी कपड़े, अफीम, नील, सोरा, चावल का निर्यात होता था। सन 1706 से 1756 ईस्वी तक 6.5 करोड़ रुपये के बराबर बंगाल में चांदी आई, जिसमें 2.3 करोड़ रुपये सोरा के निर्यात से आए थे। इसी कारण बर्नियर जो फ्रांसीसी है वो लिखता है कि बंगाल में धन आने के 100 द्वार है, परंतु जाने का एक भी नहीं है। अंग्रेज, डचों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह पर व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की, जिनमें हुगली सर्वप्रमुख पतन के रूप में उभरा। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति लेकर बनाई थी। 1651 में ही डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा के बदले शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को में मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। हुआ ये था कि शाह शुजा के घराने में किसी महिला के इलाज डॉक्टर बॉटन किया था, उसी के बदले में ये मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। सूबेदार अजीमुशान, यह औरंगजेब का पोता है, ने 1698 ईस्वी में कंपनी को सुल्तानाती, कालीकत तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। बाद में यही कलकत्ता बना। आप लोग जानते हैं जब चारवाक ने इस कलकत्ता को स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट प्रदान कर दी, जो सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। अब बंगाल के नवाब को देखते हैं तो बंगाल के प्रथम जो नवाब हैं वो है मुर्शिद कुली खान, और 1717 से 1727 ईस्वी इनका कार्यकाल है। और ये जो वंश का स्थापना किए उसको नासिरी वंश कहा जाता है। मुर्शिद कुली खान दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था जो बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और मोहम्मद हादी भी इसका नाम था। जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तब इसका नाम मोहम्मद हादी हो गया। यह भू राजस्व का विशेषज्ञ था और दक्षिण भारत में औरंगजेब को बहुत मदद किया था भू राजस्व के क्षेत्र में। इसी कारण 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान बनाया और इसे ढाका में नियुक्त कर दिया था। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां और अजीमुशान के मध्य अंग्रेजों के अधिकार यानी रियायत को लेकर दोनों में तनाव हो गया। इसी कारण इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, जो वर्तमान में मुर्शिदाबाद है, स्थानांतरित कर दी। 1717 ईस्वी में इसने बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर ने बनाया। 1717 ईस्वी में इसे बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर ने बनाया। इसी समय क्षेत्रीय शक्तियां पूरे भारत में स्वतंत्र हो रही थी। मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और इस प्रकार बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब बन गया। तो क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का स्वतंत्र नवाब प्रथम कौन बना था? तो मुर्शिद कुली खान। राजस्व के क्षेत्र में मुर्शिद कुली खान ने बहुत सारा सुधार किया। खालसा भूमि, जिसके कारण खालसा भूमि का विस्तार हुआ और जिससे राजस्व में वृद्धि हुई।
इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारेदारी यानी ठेकेदारी प्रथा होती है, इसमें जो भी व्यापारी या साहूकार हैं ये लोग भी ठेका लेने लगे। इससे जमींदारों का ह्रास हुआ। यही कारण था कि जमींदार लोग विरोध भी इसका बहुत किए। इसने तकावी ऋण माने खेती के लिए अग्रिम ऋण कृषकों को दिया था। इस समय वार्षिक राजस्व 1.5 करोड़ आने लगा था, यानी 1.5 करोड़ के रूप में वार्षिक राजस्व प्राप्त होने लगा था। और इसके द्वारा किए गए भू राजस्व से जमींदारों में असंतोष था। यही कारण था कि इसके शासनकाल में 3 बार जमींदारों ने विद्रोह किया था। और कोई कोई बुक में ना 1.3 करोड़ राजस्व की बात कही गई है, लेकिन ज़्यादातर बुक में 1.5 करोड़ राजस्व की बात कही गई है। तो जमींदार जो 3 विद्रोह हुए थे, तो पहला विद्रोह जमींदार जो किए थे वो सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद थे। दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो सुजात खान किया था, और तीसरा नजात खान। ये 3 विद्रोह हुए थे। हालांकि मुर्शिद कुली खान ने इन विद्रोहों को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया था। 1719 में उड़ीसा का विलय किया और सुजाउद्दीन को उड़ीसा का सूबेदार बनाया, जो इसका दामाद था। वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को कर यानी नजराना भेजता रहा। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। अब जो नेक्स्ट नवाब बना वो सुजाउद्दीन था, और 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद बंगाल का गवर्नर यानी नवाब बना, जो इससे पहले उड़ीसा का सूबेदार था यानी उप गवर्नर था, वो सुजाउद्दीन था। सुजाउद्दीन ने एक सलाहकारी परिषद बनाया और उसी की मदद से वो शासन करता था। इस परिषद में 5 सदस्य थे। पहला अलवर्दी खां, दूसरा जो हाजी अहमद था ये धार्मिक मामला देखता था, तीसरा अमीन चंद था, चौथा फतेह चंद था जिसको जगत सेठ के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर यानी साहूकार था। और ये फतेह चंद को जगत सेठ का उपाधि 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला ने ही दी थी। और 5वां था राजे रायन। बिहार का विलय 1733 ईस्वी में किया गया तथा बिहार में नायब सूबेदार अलवर्दी खां को नियुक्त किया सुजाउद्दीन ने, और 1739 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब बना वो सरफराज खां था, जिसका शासनकाल 1739 से 40 ईस्वी तक था। इसकी उपाधि थी आलम उद दौला हैदर जंग की। यह सुजाउद्दीन का पुत्र था और बिहार के राजस्व को लेकर अलवर्दी खां से तनाव हो गया। अलवर्दी खान ने हाजी अहमद और जगत सेठ अमीन चंद के समर्थन से विद्रोह कर दिया। 10 मार्च 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ, जिसे राजमहल का युद्ध भी कहा जाता है, में अलवर्दी खान ने पराजित कर बंगाल का नवाब बन गया और सरफराज खां इस युद्ध में मारा गया। यह नासरी वंश का अंतिम शासक था। यानी पूछ दे कि नासरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सरफराज था। अब बंगाल में एक नया वंश आ गया और जिसके संस्थापक अलवर्दी खां थे, और अलवर्दी खां का जो पीरियड है वो 1740 से 56 तक है। और ये जो वंश का स्थापना किए उसको अफसार वंश या नजाफी वंश कहा जाता है। अलवर्दी खां का मूल नाम मिर्जा मुहम्मद था और इसकी उपाधि थी सुजाउद्दीन के। ये बीड़ा बजाने में विशेषज्ञ था, यानी कुशल बीड़ा वादक था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया रिश्वत देकर अपने पद को वैधानिक बना लिया था। रंगीला ने इसे बंगाल के नवाब के रूप में मान्यता दे दी और इसके बाद मुगल शासक को कोई भी नजराना नहीं दिया। इसी ने मुगलों को नियमित नजराना यानी कर देना बंद कर दिया। 1740 से 51 ईस्वी तक अलवर्दी खां को प्राय प्रति वर्ष मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था। विवश होकर 1751 ईस्वी में उसने रघुजी भोसले से संधि कर ली, जिसमें उसे 12 लाख रुपया वार्षिक कर जो चौथ के रूप में देना पड़ता था। और चौथ जो होता था ना, वो सुरक्षात्मक कर होता था जो 1/4% लगता था राजस्व का। उड़ीसा का सूबा मराठों को देना पड़ा था इस संधि से, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपनी बस्तियां किलेबंदी नहीं करने दी। यानी अलवर्दी खान ने अंग्रेज और फ्रांसीसी को बंगाल में अपने बस्तियों की किलेबंदी पर रोक लगा दी थी।
यूरोपियों की तुलना अलवर्दी खान ने मधुमक्खी से की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। और अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थी। पहली घसीटी बेगम, जिसकी शादी ढाका के राजस्व अधिकारी से हुई थी और ये निसंतान थी, इसका कोई संतान नहीं था। दूसरी मुनीरा बेगम थी और ये पूर्णिया के नवाब से इनकी शादी हुई थी और इसी का पुत्र शौकत जंग था। और तीसरी जो थी वो अमीना बेगम थी, ये पटना के नवाब से अजीम जैनुद्दीन से इसका शादी हुआ था और इसी का पुत्र सिराजुद्दौला था। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु पेचिश से हो गई, जिसको उस समय जलोदर कहा जाता था। अब जो नवाब बनेगा वो है सिराजुद्दौला। क्योंकि अलवर्दी खां को कोई अपना पुत्र नहीं था, 3 पुत्री ही थी, तो एक पुत्री मुनीरा बेगम का ये बेटा था सिराजुद्दौला। इस प्रकार अलवर्दी खां का दोहित्र था, मतलब बेटी का पुत्र था। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक यानी 14 माह तक ही शासन किया। सिराजुद्दौला का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का प्रकाश पुंज। यह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब है। इसके बाद जो भी नवाब बनेंगे वो अंग्रेजों द्वारा बनाए जाएंगे। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र यानी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना और इस समय में दरबार में बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया। एक षड्यंत्रकारी गुट ही काम कर रहा था, जिसमें मुख्य रूप से घसीटी बेगम, शौकत जंग, दीवान राय दुर्बल, अमीन चंद, ये अमीन चंद अमृतसर का सिख व्यापारी था, मानिक चंद, फतेह चंद, राज बल्लभ और उसका पुत्र कृष्ण बल्लभ, मीर जाफर जो सेनापति था, यार लतीफ़ जो सहायक सेनापति था, खादिम खां ये भी एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व करता था। ये सब षड्यंत्रकारी गुट में थे। अलवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो उसके कान में कहा था, मैंने एक बात उसको बोला था कि अंग्रेजों को कभी भी किलेबंदी मत करने देना। उन्होंने कहा था कि किसी को भी किलेबंदी मत करना, लेकिन अंग्रेज सबसे शक्तिशाली है और आप एक साथ सबसे निपट नहीं सकते, इसलिए पहले अंग्रेजों पर यह रोक लगाना। उस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी बस्ती की किलेबंदी करना शुरू किया, वो भी बिना नवाब की अनुमति से। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया, तो फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। दूसरी बात है कि फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने से अंग्रेजों ने मना कर दिया। पहले फैक्ट्री का जो निरीक्षण नवाब के आदमी करते थे वो नियमित होता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मना कर दिया। इसी घटना के बाद 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर हमला कर दिया। और चूँकि जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेज उसे भेंट करने भी नहीं आया, ना उसको कोई अंग्रेजों ने नजराना भी भेजा था। इस बात से भी सिराजुद्दौला नाराज चल रहा था अंग्रेजों से। 16 जून को कलकत्ता के किले फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने हमला कर दिया और कलकत्ता किले का जो गवर्नर था वो ड्रेक था तो तथा सेनापति मिंचन था। दोनों भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लिए और हॉलवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों की ने नवाब की सेना का सामना किया, परंतु पराजित हुए और 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। उसने कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया। यहीं पर 20 जून 1756 ईस्वी को एक काल कोठरी की घटना होती है और ऐसी ये घटना है जिसका जिक्र केवल हॉलवेल ही करता है। बाकी उस समय के जो भी समकालीन इतिहासकार हैं किसी ने भी इस घटना का जिक्र नहीं किया है, इसीलिए ये घटना को सही नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना होती तो शायद उस समय कोई न कोई इतिहासकार जो भारतीय थे वो जरूर इस घटना के बारे में लिखते, लेकिन किसी ने नहीं लिखा है। ये घटना थी कि 146 कैदियों को नवाब के आदेश पर 18x14x10 एक अंधेरी कोठरी थी, मतलब 18 फीट लंबी, 10 फीट चौड़ी, 14 फीट चौड़ी, 10 फीट ऊंची एक कोठरी थी और उसी में 146 लोगों को नवाब ने 20 जून 1756 को बंद कर दिया रात में। और 21 जून 1756 ईस्वी को सुबह जब इसका दरवाज़ा खोला गया तब मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, 123 व्यक्ति मर गए थे।
और जो बचे थे उनको नवाब ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। 23 व्यक्तियों में एक हॉलवेल भी था। हॉलवेल ने इस घटना को कलकत्ता की काल कोठरी के नाम से अपनी पुस्तक ए लाइव द वंडर्स में वर्णन किया है, जबकि भारतीय समकालीन इतिहासकारों इसकी चर्चा तक नहीं की है। यानी कि सबसे उस समय के जो समकालीन बहुत बड़े इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, उन्होंने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरीन में वर्णन नहीं किया है, इसीलिए ये बातें सही नहीं प्रतीत होती है। ये हॉलवेल के दिमाग की उपज है, क्योंकि हॉलवेल नवाब को क्रूर दिखाना चाहता था। क्लाइव ये घटना के बाद क्लाइव स्थल मार्ग से तथा वाटसन जल मार्ग से कलकत्ता पहुंचे और अक्टूबर 1756 में मनिहारी का एक युद्ध हुआ। इधर अभी ये अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला का चल रहा था, इधर जो षड्यंत्रकारी गुट था ये भी सिराजुद्दौला पर हावी हो रहा था। तो इसीलिए जो पूर्णिया का उस समय जो है शौकत जंग, जो इसका मौसेरा भाई है, और शौकत जंग के साथ इसको पूर्णिया में एक मनिहारी जगह है, वहीं पर एक युद्ध होता है जिसको मनिहारी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला विजयी होता है और शौकत जंग इस युद्ध में मारा जाता है। सिराजुद्दौला कलकत्ता का प्रशासक मानिक चंद को बना देता है और मुर्शिदाबाद वापस चला गया। जब कलकत्ता पर हमला किया था सिराजुद्दौला और उसका नाम अली रखा था, तो वहाँ का प्रशासक वो मानिक चंद को बना दिया और वापस मुर्शिदाबाद आ गया। और कहा जाता है कि यह सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई थी। मानिक चंद ने अंग्रेजों से घूस लेकर कलकत्ता उसे सौंप दिया था। क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। मराठों से भी सिराजुद्दौला का खतरा मंडरा रहा था और मराठों के डर से भी, और इधर अंग्रेज तो हावी हो ही रहे थे, तो इन दोनों के डर से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से संधि कर लिया और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज के तरफ से क्लाइव और वाटसन थे। संधि की शर्तें जो थी उसमें था कि अंग्रेज कलकत्ता में किलेबंदी करेंगे, उनको अधिकार दे दिया गया। कलकत्ता में अंग्रेज अपना सिक्का भी ढाल सकते हैं। कोई भी अन्य यूरोपीय शक्ति बंगाल में किलेबंदी नहीं कर सकती है, यानी कि फ्रांसीसी और डच नहीं कर सकते हैं। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पूर्व की भांति मुक्त व्यापार की अनुमति जो फर्रुखसियर ने जो सुनहरा फरमान के रूप में दिया था वो जारी रहेगा। नवाब अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपया देगा और एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र है वो वापस करेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। बाद में अंग्रेजों ने संधि के उल्लंघन का आरोप सिराजुद्दौला पर लगाया और इसके साथ ही वो प्लासी का युद्ध संभव हो गया। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी नादिया जिला में है और गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी के तट पर यह स्थान है और मुर्शिदाबाद से करीब 32 किलोमीटर यह दूर है। 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला के 2 सेनानायक राय दुर्लभ और मीर जाफर निष्क्रिय रहे। ये पहले ही अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। नवाब के थोड़े से सैनिक जिसका नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे, ये बहादुरी के साथ मुकाबला किया। अंततः नवाब को भागना पड़ा, किंतु और ये जो थे राय दुर्लभ और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के शक्ति के बारे में पूरा तरह से अवगत भी नहीं करा रहे थे और अंत में नवाब को भागना पड़ा, किंतु वो पकड़ लिया गया। मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसी के इशारे पर मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। 20 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नवाब ने संधि की सभी शर्तों को पूरा किया और इस युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ कर दी और इस युद्ध से प्राप्त धन का प्रयोग करके अंग्रेज दक्षिण में फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय प्राप्त कर सके। श्री नवीन चंद्र सेन जो इतिहासकार हैं के शब्दों में, प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि आरंभ हो गई।
अब सिराजुद्दौला के बाद जो नेक्स्ट नवाब है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी है नजमुद्दौला, ऑप्शन सी है अलवर्दी खां और ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला के समय में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? ए राय दुर्लभ, बी अमीन चंद, सी मीर मदान और डी जगत सेठ। तो सिराजुद्दौला के प्रति जो भक्ति रखता था वो था मीर मदान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां मूलतः था एक ए ऑप्शन फारसी यानी ईरानी, बी मुस्लिम, सी अफगान, डी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। तो मुर्शीद कुली खां दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, पहले हम लोग चर्चा कर लिए है। औरंगजेब के समय में बंगाल का नियुक्त हुआ था और उसके बाद ये बंगाल का नवाब बना, ये पहले हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी अलवर्दी खां, ऑप्शन सी सरफराज और ऑप्शन डी सुजाउद्दीन। तो ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खान के बाद ये वंशानुगत हो गई, क्योंकि इसके बाद आप देखते हैं कि उसका दामाद बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर इसे वंशानुगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए क्लाइव की कूटनीति, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला की गलत नीति, ऑप्शन सी सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना और ऑप्शन डी अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्लाइव की कूटनीति, क्योंकि क्लाइव अपने कूटनीति के माध्यम से यहाँ नवाब के जो सेनापति है या उसके जो मंत्री है उसमें फूट डाल दिया था। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मनसब खोने का क्या कारण था? ऑप्शन ए उसकी कमजोर सेना, बी उसकी प्रशासनिक नीति, सी व्यापार में कमी और आर्थिक आपदा और डी आंतरिक साजिशों और विश्वासघात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंतरिक साजिश और विश्वासघात इसके साथ बहुत हुआ, जिसके कारण खो दिया। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन ए सीताराम, जो शामिल थे वो है जो सीताराम रे, उदय नारायण, राजवल्लभ और गुलाम मोहम्मद। तो इसका जो ऑप्शन है 1, 3, 4, ऑप्शन बी में है 2, 3, 4, ऑप्शन सी में है 1, 2, 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी। इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सीताराम भी थे, उदय नारायण थे और गुलाम मोहम्मद थे, राजवल्लभ नहीं। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी नजमुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था प्लासी के युद्ध के बाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है, मुर्शीद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? ऑप्शन ए 3 करोड़, ऑप्शन बी 90 लाख, ऑप्शन सी 1.5 करोड़ और ऑप्शन डी 2 करोड़। तो मुर्शीद कुली खां के समय में राजस्व बढ़ के 1.5 करोड़ हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी
पश्चिम बंगाल के नादिया जिला में है और भागीरथी नदी के तट पर है, जो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी अलवर्दी खान, ऑप्शन सी मीर कासिम और ऑप्शन डी मीर जाफर। तो ये जो किया था ये मुर्शीद कुली खान किया था, और आगे चल के आप जब मीर कासिम पढ़ेंगे तो उन्होंने मुंगेर में राजधानी स्थानांतरित किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकार कौन होगा? ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। आप जानते हैं कि इसको कोई बेटी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, 3 बेटी थी और एक बेटी का एक पुत्र था, यानी इसका नाती था, लोहित्र था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली जाफर खान इसका पूरा नाम था। वो बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है जहांदार शाह, ऑप्शन सी है फर्रुखसियर और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह प्रथम। तो ये फर्रुखसियर से मिली थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फर्रुखसियर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ऑप्शन ए सुजाउद्दीन, ऑप्शन बी सरफराज खां, ऑप्शन सी अलवर्दी खां और ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अलवर्दी खां ये बात कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लासी का युद्ध हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकुट। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और हेक्टर मुनरो तो आप बक्सर का जो होगा उसमें नेतृत्व करेगा, जो 1764 में होगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए रोजर ड्रेक, बी क्लाइव, सी वाटसन, डी बेनस्टार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोजर ड्रेक था। ओके फ्रेंड, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो कभी पढ़ेंगे जिसमें बाकी जो नवाब बच गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनसे ये भी देखेंगे कि कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए ओके बाय।